भाग्यशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी जो पिछली कक्षाएं सरकारी योजनाओं से संबंधित चल रही थी, उसी के आज क्रम में तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं और मैं सभी प्यारे भाइयों बहनों को ये बताना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि आप 5-6 क्लास में शुरू से लेकर यानी योजना आयोग के गठन के बाद से लेकर आज तक की जो समस्त योजनाएं हैं उसका विश्लेषण आप अच्छी तरह से देख लें, ताकि इन क्लासेस को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो योजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न कभी गलत ना हों तथा आप एक बेहतर महसूस करें। इस तरह आज इसके तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनाए गए हैं। मेरा प्रयास है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तथा कुछ नए नए क्वेश्चन उनको सम्मिलित करते हुए समग्र योजनाओं का विश्लेषण किया जाए। तो चलते हैं आज की कक्षा में और देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है। पहला प्रश्न हमारा है कि अटल नव प्रवर्तन मिशन यानी कि जो है अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन, जैसा कि आप इसके बारे में परिचित होंगे, तो इसका जो स्थापना हुई थी वह नीति आयोग के अधीन स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था, तो इसकी घोषणा की बात करें तो बजट 2015 में इसकी घोषणा की गई, स्थापना हुई और यह नीति आयोग के अधीन स्थापित हुआ। इसका जो उद्देश्य था कि देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों और जितने अनुसंधान संस्थान हैं, एमएसएमई क्षेत्र और औद्योगिक स्तर पर जो है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा उसका बेहतर वातावरण बनाना। आपको ये भी पता होगा कि इसके तहत जो है भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है युवाओं के अंदर जिज्ञासा तथा रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना, जिससे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई नई टेक्नोलॉजी में वो जो है अच्छा प्रदर्शन करें और भारत देश के निर्माण में वह सहयोग करें। तो इस तरह से अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत स्थापित हुआ, और इसी के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसी मिशन के अंदर जो है अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना देश भर में की जा रही है। और इस लैब में जो है युवाओं को क्या इनोवेटिव और जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी हैं उनसे संबंधित उनको ट्रेनिंग आदि दी जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी सही होगा, नीति आयोग। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपको बताना है कि अक्टूबर 2019 में कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जो प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया था। तो यह जो प्रोग्राम था वह था आपका ध्रुव मिशन कह लीजिए या ध्रुव प्रोग्राम कह लीजिए। इसकी जो शुरुआत थी वह 10 अक्टूबर 2019 को की गई और किसके अधीन की गई? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के अधीन, यानी केंद्रीय मानव संसाधन जो मंत्रालय था उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का पूरा नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम और आगे आपको ध्रुव याद रखना है। ध्रुव, इसका जो नाम है वह एक आप जानते होंगे कि जो ध्रुव तारा है उसी के नाम पे उसी से संबंधित है। और यह इसमें जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सेक्टर हैं, 2 क्षेत्र से संबंधित इसमें कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वह है आपका विज्ञान क्षेत्र और कला प्रदर्शन क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्र से प्रत्येक क्षेत्र से 30-30
छात्रों का चयन होगा, यानी कुल कितने छात्र शामिल होंगे इसमें? 60 छात्र यानी 60 स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक क्षेत्र कौन कौन सा है? एक है विज्ञान है और दूसरा है आपका कला प्रदर्शन। कला प्रदर्शन, इन दो क्षेत्र से प्रत्येक से 30-30 स्टूडेंट को रखा जाएगा। और ये चयनित होने वाले छात्र जो है आपका, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा इनको बोला जाएगा। और ये जो छात्र होंगे वह 9वीं क्लास से लेके 12 तक यानी 9 से 12 कक्षा के होंगे और इनका चयन एक मानक के अनुसार किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का जो है एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करना। और जैसा कि नाम से आपको पता ही चल चुका होगा कि कौशल समृद्धि उनका करना है और उनके जो है इनोवेशन को और प्रोत्साहित करना है। और आपको ये थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में इसकी शुरुआत जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने की थी, लेकिन आप जानते होंगे कि वर्तमान में ऐसी कोई मिनिस्ट्री इस नाम से नहीं जो है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 2020 में 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम परिवर्तित करके सिर्फ शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही चला करता था, लेकिन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में इसको एचआरडी मिनिस्ट्री किया गया था। पहले भी 1947 के बाद से जब सरकार का गठन हुआ, मंत्रालय का गठन हुआ, उसके बाद जो है शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में एचआरडी मिनिस्ट्री किया गया। और फिर पुनः जो है जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो फिर अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय है, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री का एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखेंगे तो यह ध्रुव कार्यक्रम था और ध्रुव कार्यक्रम के बारे में जितनी आवश्यक जानकारी थी उसको भी मैंने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वह कौशल अभियान भारत से संबंधित है और इसमें जो कथन दिए हैं वो आपको बताने हैं कि कौन से सही हैं। सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो जैसा कि कौशल भारत अभियान जो कि जुलाई 2015 में मोदी जी द्वारा ही शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था, कब शुरू की गई? जुलाई 2015 में। और इसका उद्देश्य जो था वह दीर्घ अवधि तथा अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न बनाना, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट और नियोजन प्राप्त हो, ऐसी उनको जो है कौशल प्रशिक्षण सुविधा दी जाए, यही इसका उद्देश्य था। और इस अभियान के तहत ही जुलाई 2015 में जो है आप एक योजना सुनते होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसकी भी शुरुआत की गई थी। और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह योजना संचालित होती है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो इसके तहत 2015 से लेके अभी तक, यानी जो लेटेस्ट डाटा है 2023 तक, लगभग 1.40 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान किया जा चुका है। कितने लोगों को? 1.40, 2015 से 2023 तक। अभी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो है चौथा चरण चल रहा है। और वह चरण कब से कब? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण? चौथा, यानी 4.0 वर्जन जो है ये चल रहा है। और यह कब से कब तक है? 2022 से 2026। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चौथा चरण है और 2022 से 26 तक यह चल रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके अंतर्गत शुरू हुई थी? कौशल भारत अभियान के अंतर्गत 2015 में ही शुरू हुई। और यह जो कौशल भारत अभियान है जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है।
था, सूचना तकनीक में नहीं। और अन्य तकनीक में जो कौशल प्रशिक्षण, जिसे लंबी अवधि के और अल्प अवधि के प्रशिक्षण दिए जाने थे, इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण थे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ही नहीं था। तो इसमें जो है उत्तर अगर चयन करेंगे तो केवल एक सही इसका हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस से संबंधित है, नेशनल कैरियर सर्विस से। और इसके बारे में आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा कथन है नेशनल कैरियर सर्विस को देश के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो यह जो नेशनल कैरियर सर्विस है, यह 20 जुलाई 2015 को पीएम मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसमें अगर बात करें मंत्रालय की, तो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग नहीं, इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन यह योजना प्रारंभ की गई थी। और इसके माध्यम से देश के जो है नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किया जाता है और छात्रों को कैरियर काउंसलिंग और अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन तथा जो नियोक्ता हैं, जो जॉब देने वाले हैं, उनको उपयुक्त अभ्यर्थी की खोज हो सके, उसमें सहायता की जाती है। यह एक पोर्टल है, पोर्टल पे ये सारे डाटा होते हैं, जॉब लेने वाले, देने वाले आदि से संबंधित यहाँ पे डाटा होते हैं। तो नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, ऐसा कुछ नहीं, अशिक्षित नहीं, उसमें शिक्षित और सब लोग शामिल हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, वह होगा आपका डी विकल्प। ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, क्योंकि इसमें शिक्षित युवा भी शामिल हैं और यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही नहीं बल्कि इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह संचालित होती है। तो इस तरह से चौथा प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प डी एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में बताना है। जैसा कि पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इसके बारे में जो कथन सही है उसको आपको बताना है। प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। क्या यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की है? नहीं, यह कौशल विकास मंत्रालय की है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। और यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। सही बात है। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NKQF के साथ जोड़ेगी। तो मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित यह प्रश्न है। और जो ये सेंटर होते हैं, आप देखे होंगे जगह जगह पे इसके सेंटर होते हैं कौशल विकास योजना के। तो यह जो सेंटर हैं वह राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा यानी NKQF यानी कि राष्ट्रीय नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके अनुसार जो है प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता आदि भी जो है प्रदान करती है। और ये जो प्रशिक्षण होते हैं वह आपके जो है प्रत्येक जॉब के लिए जो है आपको 150 से 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उसके माध्यम से। तो दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प होगा। 2 और 3 आर राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है, योजनाएं हैं और प्रारंभ किया गया वर्ष है। तो एक तरफ सूची 1 है, सूची दूसरी है, दोनों को मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो पहली जो योजना है, प्रधान योजना नहीं कहेंगे, यह एक पैकेज थी, योजना भी कह लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करें अगर, तो आप इसको अच्छी तरह से सुने होंगे, क्योंकि यह कोरोना काल में 2020 जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, कोरोना काल में इस पैकेज की घोषणा की गई। और इस पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि रखी गई थी? 1.7 लाख
करोड़ रुपीस की राशि रखी गई। और इस पैकेज के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया था आप सुने होंगे। जो हेल्थ वर्कर हैं यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए 50 लाख का बीमा दिया गया था, 50 लाख का बीमा। और इसके अंदर क्या किया गया, 80 करोड़ भारत के जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त राशन, जिसमें कई चीज़ें शामिल थी, 5 किलो गेहूँ आदि जो है दाल वगैरह ये सब। तो इसमें राशन 5 मुफ्त राशन जो है कितने लोगों को, 80 करोड़ गरीब भारतीयों को। और इसी के अंतर्गत आपको यह भी पता होगा कि जो महिला जिनके पास जनधन अकाउंट था उनको 500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह 3 महीने तक के लिए एक उनके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 मंथ के लिए उनको ये भी दिया गया था। और मनरेगा की मजदूरी जो हुआ करती थी 182 रुपये, उसको बढ़ा के 202 रुपये कर दिया गया था प्रतिदिन। तो इस तरह से और भी प्रावधान थे, जैसे किसान सम्मान निधि के द्वारा भी पैसे भेजे गए थे। अन्य 3 बात थी, जैसे बुजुर्गों को भी 1,000 रुपये दिया गया था। इस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 2020 में आया, और कब आया, कोरोना काल जैसे खतरनाक जो है समय में, जब परिस्थितियां बिल्कुल भी प्रतिकूल चल रही थी, उसी समय सरकार ने 1.7 लाख की जो है इस पैकेज की घोषणा की थी। तो ए का 2 हो जाएगा। मुस्कान स्कीम की बात करें तो मुस्कान स्कीम जो है 2021 में प्रारंभ हुई, और यह नेशनल हेल्थ मिशन का जो है हिस्सा था। इसके अंतर्गत क्या था, हाई क्वालिटी एंड सेफ चाइल्ड फ्रेंडली जो है सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो यह कब आई, 2021 में। और मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो यह 2014 में प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहले भी चर्चा हो चुकी है, 2018 में प्रारंभ हुई थी, रांची झारखंड से प्रारंभ हुई। तो इस तरह का अगर मिलान करें तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, और आपका जो है सी का आपका 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी 3, यह आपके सी विकल्प में है। बिल्कुल सी विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। अगर इन योजनाओं की अगर फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगी तो आप पता लगा लेंगे कि कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। ये सारी की सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार प्रश्नों में आई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया है, किसी पेपर में पूछा गया था, शायद पीसीएस में या किसी में पूछा गया था। तो इसको सारी की पहले तो मैं फुल फॉर्म यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक जो पहली योजना है वह आपकी है स्ट्राइड योजना। स्ट्राइड की फुल फॉर्म होती है आपकी स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ऐसे लिखते हैं इसको, STRIDE, स्ट्राइड, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। जो दूसरी योजना है, अगर इसकी बात करें स्ट्राइड की, तो यह योजना 2019 में प्रारंभ हुई। 2019 में किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा प्रारंभ हुई। इसका जो उद्देश्य था युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना था और अनुसंधान की संस्कृति को तथा इनोवेशन को बढ़ावा देना था। इस तरीके से 2019 में प्रारंभ हुई। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अगली जो योजना है वो आपकी स्ट्राइव का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइव का भी ध्यान रखना है, और स्ट्राइव में पहला वर्ड ही स्किल है, स्किल से संबंधित है, यानी यह कौशल से संबंधित है। तो यह सही होगा। स्ट्राइव का फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है
अगर इसकी बात करें तो यह विश्व बैंक तथा भारत सरकार के समझौते के बाद जो है इसमें विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना है। 19 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुई थी और यह एक पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें जो है 5 वर्ष के लिए यानी 2022 तक लागू की गई, और लेकिन बाद में जो है इसको 2022 के बाद 18 महीने यानी 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। इसका जो उद्देश्य था आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो है दिए जाने वाले जो कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता है और दक्षता है उसमें सुधार लाना था। यानी आईटीआई जो हैं तथा अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो है क्या करना था, कौशल प्रशिक्षण की जो प्रासंगिकता है और उसकी जो दक्षता है उसमें सुधार लाना था। तो इस ट्राइब योजना भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है आपका संकल्प योजना, यहाँ पे सबकी फुल फॉर्म है संकल्प। संकल्प यह योजना 19 फरवरी 2018 को लॉन्च हुई 5 वर्षों तक के लिए यानी 2023 तक के लिए। यह भी विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना है और इसका जो उद्देश्य था गुणात्मक तथा मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार देना, यह इसका काम था। 19 फरवरी 2018 को प्रारंभ हुई। स्ट्राइव योजना 19 दिसंबर जो है 2017 को प्रारंभ हुई और स्ट्राइड योजना 2019 में प्रारंभ हुई। सारे का वर्ष भी याद रखिएगा जो है। अब जब वो अंतिम बचता है वह है श्रेयस। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो इसमें भी स्किल का उल्लेख मिलता है, यानी द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ है, फिर क्या है अप्रेंटिसशिप है और फिर उसके बाद एंड है, फिर स्किल है। तो इस तरह से श्रेयस का फुल फॉर्म ये हुआ। यह 27 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वह था एससी और ओबीसी, ध्यान रखिएगा सिर्फ एससी और ओबीसी के लिए यह योजना थी। और यह योजना क्या थी, इसमें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग और शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो यह भी स्किल से संबंधित थी, और ये सभी जो है कौशल विकास मंत्रालय के अधीन ज़्यादातर इसमें से जो है विश्व बैंक द्वारा समर्थित थी। लेकिन जो स्ट्राइड योजना थी वह थी आपकी यूजीसी द्वारा लॉन्च की गई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इस तरह से इसमें ये गलत है, बाकी तीनों जो है कौशल विकास से संबंधित हैं। तो 2, 3, 4, तो इस प्रश्न का उत्तर 7वें प्रश्न का उत्तर सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो इसमें जो है युवा, यहाँ भी युवा की भी फुल फॉर्म है। युवा की फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यानी कि युवा उभरते जो बहुमुखी लेखक को इसमें जो है उनके लिए यह योजना थी। युवा जो है ऐसे लेखक जिनकी आयु 30 वर्ष से कम हो उनके लिए यह योजना थी। यह 2 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से इसको लॉन्च किया था। शिक्षा मंत्रालय, इसमें मंत्रालय के रूप में देखें तो सही है। और इसकी बात करें अगर इसका संचालन यानी शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। 30 वर्ष से जो कम आयु के युवा लेखक हैं उनके लिए यह है, और इसमें जो है साहित्य के विभिन्न विधाओं में उनको प्रशिक्षित करना तथा मार्गदर्शन देना इसका उद्देश्य है। एक इसी से मिलती जुलती योजना एक और है पीएम युवा योजना,
इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पीएम युवा योजना, जो कि इससे उसका कोई संबंध नहीं है, वह दूसरी योजना है। और उसका जो युवा यहाँ पे है, वहाँ पे क्या है, युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा उद्यमिता, वाई से युवा, यू से उद्यमिता, वी से विकास, ए से अभियान। तो इसका फुल फॉर्म ये है। और यह जो है कौशल विकास मंत्रालय, जैसा कि उद्यमिता यानी कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। तो दो युवा योजना है, आप ध्यान रखिएगा। एक युवा ये है और एक युवा जो प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका 8वें का सी विकल्प एकदम सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वह 9वां है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और जैसा कि एक तरफ कार्यक्रम दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रारंभ किया गया वर्ष दिया है। तो इसमें पहला है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्लाइंडनेस को जो है ख़त्म करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। यह कार्यक्रम जो है 1976 में चलाया गया था। कब चलाया गया? 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना, जो कि पहले भी चर्चा हुई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना जो थी, ICDS, वह थी। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण जो है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण, ये 1983 है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी 2005 है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ए का 2, बी का 1, सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, इस तरह यह सही सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि यह योजना जो है, इस परियोजना के अंतर्गत आपका क्या इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ICDS इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत क्या ये पहली तो सर्वप्रथम यह योजना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1975 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। और इसमें 6 सेवाएं शामिल की गई थी। कितनी सेवाएं? 6 सर्विसेज, जिसमें था पूरक पोषण और दूसरा था स्कूल वर्ष। स्कूल में जो है, स्कूल में पहुंचने से पहले बच्चों की जो है औपचारिक शिक्षा, यानी आप जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से आप देखते हैं, स्कूल से पहुंचने से पहले बच्चे, यानी कि 3 से 6 वर्ष के वो बच्चे होंगे, और उनको अनौपचारिक अनऑफिशियल जो है एजुकेशन दिया जाए। और जो तीसरा है, पहला तो हो गया आपका पूरक पोषण, छः सेवाएं हैं। पहला है पूरक पोषण, दूसरा है स्कूल से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, यह किसके लिए होगी? या 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए होगी। दूसरा है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। और इसी में जो तीसरा है आपका, वह है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य शिक्षा, यानी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या बच्चों को दिया जाएगा? बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के हैं, उनकी समझ से बाहर है हेल्थ एजुकेशन। तो यह महिलाओं के लिए था। किसके लिए था? महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाएं? 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, उनके लिए ये था। और जो चौथा था वह था टीकाकरण, और जो 5वां था स्वास्थ्य चेकअप, और जो छठा था वह रेफरल सेवाएं थी। इस तरीके से 6 सेवाएं इसमें शामिल की गई थी समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत। तो इसमें पूरक पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन जैसी कोई बात नहीं थी। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सबरी संकल्प अभियान। चूँकि हम भारत देश की योजनाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन यह योजना जो है वह यूपी गवर्नमेंट से संबंधित है। लेकिन इसको सम्मिलित करने का मुख्य कारण जो है, क्योंकि यह राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है, तो इस तरह से यह केंद्र की जो योजना है उसी के तहत, उसी से प्रेरणा लेते हुए यह योजना संचालित की जा रही है। यह यूपी गवर्नमेंट द्वारा 2022 में प्रारंभ की गई थी। 2022 में इसको प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत। और इसका जो उद्देश्य था वह था कुपोषण को दूर करना। प्रारंभ में इसको उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में, जो ज़्यादा अल्प कुपोषित हैं, मतलब ज़्यादा कुपोषित हैं, अल्प विकसित हैं, वो उन जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था।
नाम क्या है? सबरी संकल्प अभियान। इसको ध्यान रखिएगा। 2022 में यूपी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कथन को पढ़ लेते हैं। तो कथन है इसमें, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना नहीं, यह राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, 12वां प्रश्न, वह है राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बताना है आपको कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 8 मार्च 2018 को 8 मार्च 2018 को कहाँ से? राजस्थान का एक ज़िला है झुंझुनू। झुंझुनू से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पोषण अभियान। और इसका जो उद्देश्य था वह कुपोषण और रक्ताल्पता, यानी जो है आपकी खून की कमी है, उसको दूर करना। वर्तमान में यह जो है पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ बाद में संशोधन भी हुए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? वह था गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा था छोटे बच्चे, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। तीसरा जो कथन है, बाजरा, मोटा अनाज या अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, यह ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना, यह भी कोई नहीं था। पहला दूसरा कथन एकदम सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा वह है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है पहला विकल्प है, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा हो चुकी है पहले भी। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम पिछली कक्षा में करवाए थे उसमें 2005 में प्रारंभ हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आगे चल के जब 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया तो इन दोनों को समाहित करते हुए उसको नाम दे दिया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। यानी अब यह संचालित नहीं है, यह किसके अधीन हो गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन हो गई है। इस तरह से इसमें जो 2005 में प्रारंभ हुई, और यह 2005 में आप लोग अगर योजना, पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे तो 5 ईयर प्लान कौन सा था? 5 ईयर प्लान कौन सा था? 10वां 5 ईयर प्लान था, ना कि 11वां था। इस तरीके से पहला विकल्प ही गलत हो गया यहाँ पे। और आगे के विकल्प को भी पढ़ लेते हैं। ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु थी। बिल्कुल सही बात है। पीने का पानी तथा साफ सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं, ये भी सही है। राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत जो पूछा गया है, जो संबंध सही नहीं है, वह है ए, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं अपितु कौन सी? 10वीं में, याद रखिएगा 10वीं में, और वो भी वर्ष कब था? 2005 में प्रारंभ हुआ। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण कोई सवाल नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, जो नहीं पढ़े होंगे वो यहीं पे चले जाएंगे। और नई शिक्षा नीति, इसका तो कोई लोग विचार भी नहीं कर पाएंगे कि यह इससे कोई जो है संबंध रखता है। अगर ज़्यादातर जो विद्यार्थी इससे अनभिज्ञ हैं वह इसी पे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है मिशन इंद्रधनुष, वह है बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का जो टीकाकरण करने संबंधी है। यह जो मिशन है 2014 में 25 दिसंबर के दिन, यानी अटल जी के जन्म दिवस पर, अटल जी का जन्म दिवस कब होता है? 25 दिसंबर।
उसी दिन सुशासन दिवस के दिन इसको 2014 में प्रारंभ किया गया और इसका जो उद्देश्य था बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इसमें जो है शामिल था। और इसके अंतर्गत 7 टीके को रखा गया था। कौन कौन से टीके थे? वह थे आपके डिप्थीरिया के टीके थे, और दूसरा था पर्टुसिस का टीका जो काली खांसी से संबंधित है, और जो तीसरा था टिटेनस, इसको डीपीटी टीका भी बोलते हैं, डीपीटी सुने होंगे आप लोग, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। इस तरह के भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि डीपीटी में ऐसे प्रश्न आते हैं, डीपीटी में पी का क्या आशय है, पी का क्या आशय है, ऐसे बहुत बार प्रश्न आए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 बीमारियों से संबंधित टीके हैं डीपीटी के टीके। तो डी में डिप्थीरिया होता है, पी में पर्टुसिस होता है जिसको काली खांसी बोलते हैं, और टी में टिटनेस होता है। तो 3 टीके तो ये हो गए। और फिर था क्षय रोग से संबंधित, और फिर था पोलियो, और फिर था हेपेटाइटिस, और था खसरा। इस तरीके से 7 टीके इसमें जो है शामिल थे। और 8 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने गुजरात के वडनगर से सघन मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया था। इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया कब? 2017 में। लेकिन जो मिशन इंद्रधनुष है उसको आपको याद रखना है 2014, और सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वह है 2017। कहाँ से? गुजरात के वडनगर से। और इस समय अगर बात करें तो जो सघन मिशन इंद्रधनुष का 4.0 वो वर्जन है वह 7 जनवरी 2022 को सघन मिशन इंद्रधनुष IMI का 4.0 वर्जन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन, यह उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का, वह है आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, यानी सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो असत्य बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह योजना भारत के वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी, क्या यह बात सही है? अगला कथन है यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। तीसरा विकल्प है यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत और नवीकरण को शामिल करती है। अंतिम कथन है यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका, यह योजना जो है वह वित्त मंत्रालय नहीं, अपितु कौन सा मंत्रालय? उस समय जब यह शुरू हुई, यानी कब शुरू हुई थी? पहली बात तो यह है 19 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई। और जब शुरू हुई तब किसके अधीन? कृषि मंत्रालय के अधीन जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम होता है, उसके द्वारा संचालित की गई और तैयार की गई योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी समितियों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की जो स्थापना है, मरम्मत है, आधुनिकीकरण है आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है उस विस्तार करना है, यह इसका उद्देश्य था। यानी ये जो सी विकल्प लिखा हुआ है, बी विकल्प लिखा हुआ है, NCDC हो गया, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई थी, जो कृषि मंत्रालय के अधीन थी और उस समय कृषि मंत्रालय के द्वारा ही संचालित होती थी। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में जो है एक अलग से मंत्रालय बन चुका है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री आपके अमित शाह जी हुआ करते थे। तो सहकारिता मंत्रालय का जब गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ, तो यह योजना आयुष्मान सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के अधीन हो गई। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब प्रारंभ हुई तो किसके अधीन थी? कृषि मंत्रालय के अधीन थी, और इसका जो खाका तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम था उस समय, उसके द्वारा तैयार किया गया। लेकिन जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ 6 जुलाई 2021 को, तब यह योजना उसके अधीन आ गई। तो इस तरह से इसमें वित्त मंत्रालय का न पहले संबंध था न अभी है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर 15 का ए एकदम करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो
2008 का था, उसके अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, यानी शामिल करती है। किसको शामिल करती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? तो यह आपको बताना है। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो कि 2008 में आया, और इसके अंतर्गत 10 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं समाहित थीं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2007 को हुई, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, यानी इसको लागू कब किया गया, वह 1 अक्टूबर 2007 को लागू किया गया। और प्रारंभ में इसका जो संचालन है वह श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में जो है 31 मार्च 2015 को इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। इसका जो उद्देश्य था वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, जो लेबर फोर्सेस हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा देना। लेकिन वर्तमान में जैसा कि पता है आपको, 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई थी, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी उसका जो है विलय उसमें पीएम जय योजना में कर दिया गया। इस तरह से यह योजना किसको सम्मिलित करती है, इसके यानी इसके लाभार्थी कौन थे? वो थे केवल केवल कौन? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। अभी मैंने बताया योजना आरंभ किसने की थी, अभी मैं बता चुका हूँ कि यह योजना आरंभ किसने की थी। तो इस योजना को आरंभ किया था श्रम मंत्रालय ने, क्योंकि यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित थी। तो पहला विकल्प ही इसका गलत हो जाएगा, यानी यह विकल्प गलत है। अगला जो है, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल गलत है। जो राजीव गांधी शिल्पी योजना थी उसको कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया था, शुरुआत की थी। वर्तमान में यह जो है राष्ट्रीय शिल्पी स्वास्थ्य बीमा के रूप में जानी जाती है, और उसमें इसका विलय कर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ दूसरा कथन सत्य है, यानी 17 का बी विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य हैं? सत्य बताने हैं आपको। तो आयुष्मान भारत योजना, इससे पूर्व भी चर्चा हो चुकी है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 5 लाख तो मिलता ही मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन यह कथन सत्य है या नहीं इसको भी बता रहे हैं। दूसरा जो कथन है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 है। क्या यह बात सही है? ये भी बता रहे हैं। पहले तो देखिए, आयुष्मान भारत जो योजना है, पीएम इसको बोलते हैं AB आयुष्मान भारत, पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 23 सितंबर 2018 को 18 है, झारखंड के रांची से पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया। और इसमें जो बीमा कवर मिलता है वह प्रति व्यक्ति नहीं अपितु प्रति परिवार है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रति परिवार आपको प्रति वर्ष 5 वर्ष का बीमा मिलता है, 5 लाख का बीमा मिलता है, जो कि कैशलेस बीमा होता है। और इसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी बिल्कुल 60 और 40 है, लेकिन जब 60 और 40 है, लेकिन जब पूर्वोत्तर भारत या हिमालयी राज्य की बात करेंगे तो वहाँ 90 और 10 हो जाता है। इस तरह से यह विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना से लगभग भारत के 10 करोड़ परिवार, यानी एवरेज औसत माना गया है कि 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी बनेंगे। और यह जैसा कि यह बीपीएल परिवारों के लिए यह योजना है। इस तरह से आयुष्मान भारत योजना के कथन में पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति नहीं, जबकि प्रति परिवार है आपका। और ये दूसरा विकल्प, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा? बी। केवल 2 सही है, बाकी पहला गलत है।
अगला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो यह 27 सितंबर 2021 तो प्रारंभ हुई। जैसा कि डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से ये भी संबंधित है, लेकिन यह डिजिटल मिशन है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो हैं, आपके हेल्थ रिकॉर्ड हैं, उनको रखा जाता है। इसके अंतर्गत इसमें एक आभा अकाउंट खोला जाता है, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये भी खुलता है और इसी अकाउंट के तहत आपको एक यूनिक आभा नंबर प्रदान किया जाता है। वह नंबर 14 डिजिट का होता है। तो इस तरह से इसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पताल सभी सम्मिलित हैं। इसका लक्ष्य सर्वजनीय व्याप्ति है, यानी सबके तक पहुंचना है। अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आपके हेल्थ रिकॉर्ड में कहीं भी आप इलाज कराएंगे तो उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है डिजिटल माध्यम में, और अगले जब किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वह आपका जैसे ही यूनिक नंबर डालेगा, आपका पूरा जो पिछला रिकॉर्ड है हेल्थ से संबंधी वो सभी उसके सामने आ जाएगा, और इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी और यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो तीनों कथन है एकदम सही है। अब बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा जो है वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम से संबंधित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग ने कब शुरू किया? 2018 में शुरू किया, जनवरी 2018 में, और इसमें 118 जो अल्प विकसित 2018 में शुरू हुआ, तब 118 अल्प विकसित जिले शामिल थे जो आकांक्षी थे, जहाँ पे विकास बहुत कम हुआ था, न्यून हुआ था। वहाँ पे इनको 118 जिलों को, भारत के 118 जिलों को शामिल किया गया और इसमें 5 क्षेत्रों पर ध्यान देना था। कौन कौन से क्षेत्र थे? तो पहला क्षेत्र था स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा था आपका शिक्षा पे ध्यान। तीसरा था आपका कृषि एवं जल संसाधन, कृषि एवं जल संसाधन। चौथा था आपका वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कौशल विकास। चौथा था आपका वित्तीय समावेशन, कौशल विकास। पांचवा था अवसंरचना यानी इंफ्रा का निर्माण करना, अवसंरचना। तो इस तरह से 5 क्षेत्र हैं, इस पे काम करके उन जिलों का विकास करना था जो बहुत अल्पविकसित हैं, आकांक्षी हैं, जहाँ पे अभी जो है विकास बहुत न्यून मात्रा में पहुँचा है। तो इस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम अभी तो वर्तमान में अगर देखें तो ब्लॉक लेवल पे भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 2018 में शुरू हुआ। इसमें रैंकिंग भी दी जाती है, जो आकांक्षी ज़िले हैं जिनमें बेहतर सुधार होता है उनमें रैंकिंग भी आती है। वहाँ आप करंट अफेयर में देखिएगा कि वर्तमान में कौन से ज़िले किस रैंक पे हैं, इसको आप करंट अफेयर में पढ़िएगा। इस तरह से आज की इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में हमने 20 प्रश्नों को फिर से देखा, और मैं पुनः बताना चाहता हूँ यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है, पूरी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका आता ही आता है। मतलब श्योरिटी के साथ है कि आपको योजना से संबंधित क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। और मेरा प्रयास है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे पुरानी हो या नई हो, जितनी योजनाएं हैं उनको मैं सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। 6-7 क्लास में इसको पूरी की पूरी योजनाओं को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, और जो कुछ 1-2 करंट अफेयर जो 2-4-10 दिन में योजनाएं शुरू हुई हैं उनको करंट अफेयर में हम उसको सम्मिलित करते हुए ख़त्म करेंगे। इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने सहपाठियों के संग, अपने मित्रों के संग इसको साझा ज़रूर करें, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। लोगों से बोलें कि यहाँ पे आपको जो है कम समय में अच्छी जानकारी मिल रही है, यानी आप हमारे
कार्य को प्रोत्साहित करेंगे तो दिन ब दिन हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।